बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से सवालात उठा रहा है। मीडिया में बहुत कुछ छप रहा है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग करूँगा, लेकिन इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़ हो चुके हैं। उसकी कुछ बड़ी बड़ी वजूहात हैं। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन में कंपेन नहीं कर पा रही। बहुत सारे जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं। ताज़ा गिरफ़्तारियों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बंदे जो अभी गिरफ़्तार हुए हैं उनमें खालिद निसार डोगर, ये विहाड़ी से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चौधरी अरशद मंडा शेखुपुरा से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता। कर्नल आबिद महमूद खग्गा ये खानेवाल से उम्मीदवार हैं, और चौधरी यूसुफ ये वज़ीराबाद से उम्मीदवार हैं। इनके अलावा दीगर लोग भी हैं। और इफ़त साहिबा जो जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले के अंदर एक उम्मीदवार थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो रात गए, पता चला कि वापस आ गई हैं गुज़िश्ता रात, लेकिन उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा। यानी उन्होंने कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही है कि शायद अब वो भी इलेक्शन में हिस्सा ना लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर गौर करिए। बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ और ख़बरें आपके साथ शेयर कर लूँ। ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान का एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जेल में, और रोज़ाना के हिसाब से उसको तकरीबन सज़ा सुनाई जा रही है। और जितने मुकदमे उसके ऊपर बने हैं इतने इससे पहले किसी के ऊपर बने भी नहीं हैं। जिन हालात का उसको सामना है, इससे पहले किसी भी पाकिस्तान के सियासी लीडर को इस किस्म के हालात का सामना गुज़िश्ता 50 साल में तो कम से कम नहीं करना पड़ा। और रोज़ाना एक नई सज़ा उसको सुनाई जाती है, एक नया केस बनाया जाता है, एक नया मुद्दा खोला जाता है। बज़ाहिर उसका नाम लेने पर पाकिस्तान के मीडिया में पाबंदी है। आप तस्वीरें नहीं दिखा सकते, आप नाम नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स के बगैर कोई भी टीवी का एक प्रोग्राम या एक ख़बरनामा कंप्लीट नहीं होता। वो आदमी इतनी बड़ी सियासी हकीकत बन गया है कि आप उसका नाम नहीं ले सकते, उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, और सियासत के अंदर उसका जो कद है वो इतना बड़ा है कि उसके बगैर आपका एक बुलेटिन भी मुकम्मल नहीं होता। तो मीडिया के लिए भी एक अजीबोगरीब मश्क करने का दौर था कि नाम लिए बगैर और चेहरा दिखाए बगैर कैसे एक शख्सियत जो है उसके बारे में रिपोर्ट करना है, क्योंकि इसके बगैर मीडिया का भी मंजन नहीं बिकता, वो बेचारे काम ही नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में ये जो इंतखाबात हैं ये अपने होने से पहले ही मुतनाज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट। बहुत सारे इंटरनेशनल सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और वो जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं वो हैरान कुन हद तक जो है वो अजीब हैं। यानी पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीज़ें पहले मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की। कुछ रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं, इनके ऊपर एक अलग कर लेंगे पूरा वीलॉग, और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी चल रही हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो मुतनाज़ इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनमें 2 सीटों के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले जो मरीम नवाज़ को एक ख्वाब है सबसे बड़े पंजाब के सूबे का वज़ीर आला बनने का, शरीफ ख़ानदान के लिए जो एक्चुअली उनके टारगेट्स हैं वो ये है कि मरीम नवाज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला बन जाए। उनका पहला टारगेट तो ये है। दूसरा, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन एक अजीबोगरीब चीज़ जो महसूस कर रहे हैं लोग कि दोनों भाई वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और दोनों अपनी अपनी अलग अलग कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं उनकी कबूलियत थोड़ी ज़्यादा है, नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी कबूलियत उस लेवल की नहीं है, लेकिन उनके पास भी ये वाला अंसर मौजूद है, और वो इस सपोर्ट का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। अपने मुखालिफिन को कुचल रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनके दफातर बंद करवा रहे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में घूम कर देख लें तो उनके सियासी मुखालिफिन को बैनर और पोस्टर लगाने तक की इजाज़त नहीं है। कोई अपने घर के अंदर भी मीटिंग नहीं कर सकता सियासी किस्म की। थोड़े दिन पहले एक साहब हैं, इनका ताल्लुक़ है मंडी बहाउद्दीन से, अफजाल साहब हैं। इन्होंने एक मीटिंग रखी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वर्कर हैं, और इन्होंने एक मीटिंग रखी थी। इनको दबाव में लाने के लिए पहले कोशिश की जा रही थी, फिर इनके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया। इनके वालिद जो बहुत ही ज़ईफ़ थे, बहुत बूढ़े इंसान थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बकौल इस शख्स के, अफजाल साहब के, इन्होंने बड़ी कोशिश की अपने वालिद को रिहा करवाने की। पुलिस से बात करते रहे, DSP से बात की, SHO से बात की, बल्कि DPO को भी राब्ते किए गए, लेकिन वो सारे जो है वो ये बेटा मांग रहे थे कि बाप के बदले में, कि जनाब जो है बाप को हम नहीं छोड़ सकते, अभी छोड़ देते हैं, या आसरे दे रहे थे उनको। तो उनके वालिद का चंद दिन के बाद दौरान हिरासत इंतकाल हो गया। यानी वो इस हालत में था, ज़ईफ़ आदमी, वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सका कैद की, और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अब ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि किसी भी अगर सिविलाइज्ड मुआशरे के अंदर हो कि बग़ैर FIR के, बग़ैर किसी जुर्म के
बगैर किसी वजह के एक बुज़ुर्ग आदमी को पकड़ के आपने लॉकअप में बंद कर दिया और उसको छोड़ भी नहीं रहे। तकादा सिर्फ ये है कि उसका बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट छोड़ दे, या उसका बेटा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, या उसका बेटा जो है वो गिरफ्तारी दे दे, पकड़ा जाए। तो ये उस बाप का तो कुछ लेना देना नहीं था उसमें, और बहुत सारे लोगों ने पुलिस को ये कहा भी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर तो फिर लोग पहुंचे वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में। मैंने पुलिस के चेहरे के ऊपर कुछ वीडियोस में दो तरह के रद्द-ए-अमल देखे। एक तो ढिठाई देखी कि वो अक्कड़ के ढीठों की तरह खड़े हुए थे, वहाँ पे भी कह रहे थे कि आप बदतमीज़ी से बात ना करें। उन लोगों को जिनका एक बुज़ुर्ग मार दिया गया हिरासत में, और जो उसके साथ सलूक हुआ वो भी आपके सामने है कि इतने बूढ़े आदमी को उठा के लॉकअप में बंद कर दिया, और जब उसका इंतकाल हो गया तो फिर वहाँ पे ढीठों की तरह खड़े हुए अकड़ रहे हैं वहाँ पे भी कि तमीज़ से बात करो हमारे साथ, बड़े साहब आए हुए हैं, उनकी तबीयत पे गरा ना गुजरे। और दूसरा मैंने पुलिस में एक बेबसी भी देखी, एक परेशानी भी देखी। पुलिस वो सारे काम जो वो नहीं करना चाहती उनको वो सारे काम करने पड़ रहे हैं बदकिस्मती से, लेकिन वो पुलिस वो काम कर रही है अपनी अपनी नौकरी के लिए, पुलिस वो काम कर रही है अपनी कमज़ोरी की वजह से, और उसकी वजह से सारा का सारा मलबा पुलिस पर आएगा। पब्लिक और पुलिस के दरमियान में जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर हो जाता है। आईजी पंजाब को ये सोचना पड़ेगा, लेकिन आईजी पंजाब क्या सोचेगा? आईजी पंजाब जैसा कमज़ोर आईजी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत गलत फ़ैसले किए हैं, बहुत सी गलत चीज़ों को डिफेंड किया है, और लॉ एंड ऑर्डर के बजाय बहुत सारे दीगर मसाइल के ऊपर इनकी तवज्जो रही है। जो सलूक शहरियों के साथ पंजाब पुलिस ने इस आईजी की मौजूदगी में किया, इससे पहले ना हमने कभी सुना ना हमने कभी देखा। तो जो तारीख़ लिखी जाएगी तो उसके अंदर जिन ऐसे किरदारों का जिक्र होगा जिन्होंने बहुत जबर किया था, उनके अंदर ये आईजी साहब भी अपना नाम लिखवा चुके हैं। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि ये देखिए, ये एक वाक़या है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है। वो पूछ सकती है कि जी आपने एक बुज़ुर्ग को क्यों गिरफ़्तार करके बंद कर दिया था, और सिर्फ इसलिए कि आप इलेक्शन में एक मखसूस उम्मीदवार को जितवाना चाहते हैं, फ़ायदा दिलवाना चाहते हैं, उसके बेटे को सियासी कैंपेन से मना करना चाहते हैं। फिर बार बार सवाल किए जाते हैं, अदालत में जाओ तो वहाँ पे सवालात इस तरह के होते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की आप क्या बात करते हैं, सबूत दें। इससे बड़ा क्या सबूत है? अभी भी बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हैं। तो अदालत भी ऐसा लगता है कि कादी फ़ायद ईसा साहब की अदालत सुनने के मूड में नहीं है। सुनने के मूड में होती तो कम से कम बुलवा के ये मामला सुन लेती। अब जहांगीर तरीन साहब के लिए अब तक 2 उम्मीदवार तो कन्फर्म बिठाए जा चुके हैं ताकि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। उनको 2 जगहों से इलेक्शन लड़ना है जहांगीर तरीन को, और PMLN उनको सपोर्ट दे रही है, नवाज शरीफ साहब। एक उनको इलेक्शन लड़ना है लोधरा से, और एक वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मुल्तान से। मुल्तान में उनका मुकाबला है आमिर डोगर से। आमिर डोगर बहुत मुश्किल कैंडिडेट है, वो तो तरीन साहब से हारने वाला नहीं है। और तरीन साहब का गुस्सा इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि वहाँ पे जावेद हाशमी साहब ने आमिर डोगर की सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया। हालांकि उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जावेद हाशमी साहब के ऊपर जो है वो छापे शुरू हो गए और उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई। अब तरीन साहब को वहाँ से मुल्तान से जिताना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, जिस तरह की वहाँ कंपेन चली है। आमिर डोगर, इसके वालिद भी आमिर डोगर के वहाँ से पहले इलेक्शन कई दफ़ा जीत चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं। आमिर डोगर ख़ुद यहाँ से 3 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, और ये चौथी मरतबा वहाँ से MNA के कैंडिडेट हैं। पहले MP का भी लड़ चुके हैं, 2 दफ़ा MNA बन चुके हैं। तो अब दोबारा आमिर डोगर वहाँ पे कैंडिडेट है, और ये तगड़ा कैंडिडेट है, ये जहांगीर तरीन के काबू में आने वाला नहीं है। तो इस हल्के से मायूसी होने के बाद ये फौरी तौर पे रुजू करते हैं लोधरा वाले हल्के में, और वहाँ पे इन्होंने पहले एक उम्मीदवार बिठाया जहांगीर तरीन के मुकाबले में, फिर दूसरा उम्मीदवार बिठाया जहांगीर तरीन के मुकाबले में। अब एक खातून उम्मीदवार थी, जैसे ही उन्होंने अपनी तगड़ी कंपेन शुरू की तो उनको मुबैना तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले वो गिरफ़्तार हो गई खातून, और उसके बाद फिर वो रात गए, सुनने में आ रहा है कि वापस आई हैं, और तब से अब तक उनसे रब्ता नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहना है कि लगता है वो भी कंप्रोमाइज़ हो गई हैं, या उनको इस कदर दबाव में ले लिया गया है कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई स्ट्रेटजी बना रही है, लेकिन अभी वो उसको अनाउंस नहीं करेंगे। वो उसको अनाउंस तब करेंगे जब बहुत देर हो गई होगी। यानी जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में जो भी उम्मीदवार आता है लोधरा से, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, वो बेचारा कहीं चला जाता है, वापस आता है, आगे कहता है जी मैं तो लड़ नहीं रहा इलेक्शन, वो दस्तबरदार हो जाता है। तो जहांगीर तरीन को अकेले रेस में दौड़ाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये बंदा मेंबर कौमी असम्बली बन जाए, जहांगीर तरीन। और बना कौन रहा है? मुझे अच्छी तरह याद है कि दुनिया TV में मेरा एक फड्डा ये भी हो गया था कि सलमान शहबाज एक दिन अचानक बड़ी फरमाइश करके बीपर के ऊपर आ गए। यानी मैं प्रोग्राम कर रहा था, सलमान शहबाज साहब जो है उन्होंने कहा जी मैंने आना है, और फरमाइश करके मेरे प्रोग्राम के अंदर आ गए लाइव। तो उन्होंने जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहना शुरू कर दिया, और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहना शुरू कर दिया, और अलीम खान को उन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप कहना शुरू कर दिया।
तो मैंने उस दिन सलमान शहबाज से कहा था कि अगर ये दोनों कब्ज़ा ग्रुप और डकैत और बहुत बड़े लूट मार करने वाले लोग हैं, लुटेरे हैं, तो आपके वालिद वज़ीर आला पंजाब हैं और आपके ताया वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आप इन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? तो उसका जवाब उन्होंने अब दिया जाके, बजाय इन दोनों को पकड़ने के इन दोनों को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया और इन दोनों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करके इनके साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पूरा का पूरा बयानिया होता था PMLN का, वो यही होता था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान बहुत बुरे हैं। इमरान खान तो चलें ईमानदार है, ये वो कहते थे, अपने मुंह से कहते थे कि चलें इमरान खान तो ईमानदार है, लेकिन जहांगीर तरीन और अलीम खान ये दोनों ईमानदार नहीं हैं। ये बार बार PMLN ताने दिया करती थी, पीपल्स पार्टी ताने दिया करती थी। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी इज्जत बचा ली है, लेकिन PMLN ने उन्हीं के साथ इत्तेहाद कर लिया है। आज मैं कुछ बैनर पोस्टर देख रहा था, अलीम खान और नवाज शरीफ की तस्वीरें एक साथ लगी हुई थी, यानी जिसको कब्ज़ा ग्रुप कहते थे उसके साथ ही फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। फिर मैं कुछ और बैनर देख रहा था, वहाँ पे ओन चौधरी के साथ नवाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई थी, ये बड़ा मज़ेदार मंजर था। फिर मैं एक और कुछ पोस्टर देख रहा था, वहाँ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की जो है वो तस्वीरें इकट्ठी लगी हुई थी। तो इस तरह इनका एक अलाइंस बन गया है। अब जहांगीर तरीन के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो नया सरप्राइज़ आ रहा है वो इससे ज़्यादा मज़ेदार होगा, लेकिन वो वक्त पे अनाउंस करेंगे। उनके पास अभी भी 3 ऑप्शंस मौजूद हैं और वो उसमें से किसी एक ऑप्शन को चुनेंगे। वो ये चाहते हैं कि जहांगीर तरीन को नहीं जीतना चाहिए। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से मेरी बात है, वो कहते हैं जी हम कोई भी जीत जाए, जहांगीर तरीन को यहाँ से हम नहीं जीतने देंगे, जहांगीर तरीन को असम्बली में नहीं जाने देंगे। और उन्हें लगता है कि जहांगीर तरीन ने उनके साथ गद्दारी की और ज़्यादती की है। बहरहाल देखते हैं यहाँ क्या होता है। लेकिन एक और ख़बर है, एक चीज़ जिस पे बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे कि लोगों को इंतखाबी निशान का नहीं पता होगा, लोगों को आइडिया ही नहीं होगा कि इंतखाबी निशान उनका क्या है, तो उस पर भी हमने काम किया, पता करें कि लोगों को क्या इसके बारे में इल्म है या नहीं है। तो सच्ची बात तो ये है कि आज से थोड़े दिन पहले तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी। लोगों को अपने अपने हलके में जो उनका आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसके इंतखाबी निशान से मुताल्लिक मालूमात नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो ये मालूमात लोगों को मिल रही हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी बहुत तेज़ी से अपने इंतखाबी निशानात की मालूमात अपने वोटर्स तक पहुँचाई हैं। और ये अंडरग्राउंड बहुत काम किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने तो बहुत काम किया। अब इसमें हमने दूर दराज इलाकों को चेक किया तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि ज़रताज गुल वज़ीर वो इलेक्शन लड़ रही हैं डेरा गाजी खान से। अब डेरा गाजी खान में उनका इंतखाबी निशान है बेंच। वहाँ पे भी जब चेक किया तो अब बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका इंतखाबी निशान बेंच है। वो बेंच के इंतखाबी निशान पे वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं ज़रताज गुल वज़ीर। और यानी 80% लोगों को अब आइडिया है कि उनका इंतखाबी निशान है। जिन लोगों को नहीं पता वो ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे में उनको भी पता चल जाएगा कि इंतखाबी निशान एक्चुअली है क्या। तो बेंच का इंतखाबी निशान उनका है। थोड़े दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी। मैं मोटरवे से वापस आ रहा था लाहौर, तो एक दिन पहले मुझे याद है, 1 या 2 दिन पहले ज़रताज गुल वज़ीर की एक ज़मानत हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में हाई कोर्ट से। और उसके बाद जो क़यामत आम आता है रास्ते में, वहाँ पे अचानक इनसे मेरी मुलाकात हुई, जहाँ पे आप फ्यूल लेने के लिए रुकते हैं, पेट्रोल लेने के लिए रुकते हैं, वहाँ पे इनकी भी गाड़ी कहीं में रुकी हुई थी। तो एक लड़के ने मुझे आकर बताया, फिर ये आकर मुझे मिली ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा। तो इनकी जो हालत थी उसको देखकर मुझे आइडिया हो गया था कि पिछले चंद महीने इन्होंने किस तकलीफ़ में और किन हालात में गुजारे होंगे। तो मैंने इनसे पूछा आप किधर जा रही हैं? तो इन्होंने कहा मैं वापस जा रही हूँ डेरा गाजी खान। तो मैंने इनको कहा कि आप अभी तो आपका ज़मानत आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में है, तो पंजाब में तो शायद आपके पास ज़मानत भी नहीं है, तो आप ये रिस्क ले रही हैं, आपको वहाँ गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ज़रताज गुल वज़ीर ने, मुझे याद है, मुझे कहा था कि मैं अपने हलके के लोगों को, मैं अपने हलके को और अपने वर्कर्स को अभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब आगे इलेक्शन सर पे है, मुझे जाकर वहाँ पे अपने कागजात भी जमा करवाने हैं, मुझे इलेक्शन लड़ना और मुकाबला करना है, तो मैं मैदान में जा रही हूँ। तो ये मैदान में चलेगी। अब इन्होंने जो कंपेन की है अपनी अंडरग्राउंड, उसमें कम से कम ये कामयाब हुई हैं ये बताने में अपने वोटर को कि इनका इंतखाबी निशान बेंच है। तो ये जो एक मसला था जिसके बारे में कहा जा रहा था लोगों को पता ही नहीं चलेगा, अब ज़्यादातर लोग इसका अंदाज़ा लगा चुके हैं। जिन्हें नहीं पता, मेरे ख्याल में इलेक्शन की सुबह तक सबको आइडिया हो जाएगा कि किस उम्मीदवार का क्या इंतखाबी निशान है। कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आरओज़ का रोल क्या होगा इन इंतखाबात के अंदर, और कुछ नई चीज़ें जो है वो सेटलमेंट हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वो क्या हो रही है। बड़ी दिलचस्प किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।